अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की ज़ात का लाख लाख शुक्र है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आई होप सो कि आप सब लोग भी खैर खैरियत से होंगे। आज है जी 25 जून 2026 और शाम का टाइम है। अभी मैं अपने रिसर्च सेंटर से ही बाहर निकल के आया था, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ एक नई वीडियो शेयर कर दूं। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि यहाँ पे इटली में पीएचडीज़ के जो एडमिशन्स हैं उनका बहुत ज़्यादा जो है वो रेनफॉल आया हुआ है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके अंदर पीएचडीज़ के एडमिशन जो हैं वो ओपन हैं, और बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके अंदर डिफरेंट प्रोग्राम्स के अंदर जो पीएचडीज़ के एडमिशन्स थे वो क्लोज़ हो चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं इटली की बहुत ही अच्छी और टॉप रैंकिंग की जो यूनिवर्सिटी है, मिलान रीजन की यूनिवर्सिटी, उसके बारे में आपको मुकम्मल डिटेल देने वाला हूँ। मतलब आई मीन टू से कि उसकी सारी की सारी जो कॉल है वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो जिस यूनिवर्सिटी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ उसका नाम है जी पॉलीटेक्निको दी मिलानो यूनिवर्सिटी, और उसके अंदर डिफरेंट पीएचडी के जो प्रोग्राम्स हैं उनके अंदर पोजीशंस अवेलेबल हैं। तमाम कैंडिडेट्स वो किसी भी कंट्री से ताल्लुक़ रखते हों वो अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो फ़ी है वो 25.82 यूरो फ़ीस है, यानी कि 25.82 यूरो इसकी फ़ीस है। और इसकी अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है, यानी कि डेडलाइन है, वो 1 जुलाई 2026 है, यानी कि 1 जुलाई 2026 इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की। अच्छा जी, इस यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे इंटरव्यू एज सच कंडक्ट नहीं किया जाएगा इस यूनिवर्सिटी में। कैंडिडेट्स के जो डॉक्यूमेंट्स होंगे उन डॉक्यूमेंट्स की बिहाफ के ऊपर ही जो है वो उनको एवेलुएट किया जाएगा और यूनिवर्सिटी के अंदर उनको एडमिशन दिया जाएगा। अच्छा जी, मेरे सामने मौसम आप देख सकते हैं। सारा दिन यहाँ पे गर्मी पड़ती है, और गर्मी कैसी पड़ती है कि सूरज की जो लाइट है वो डायरेक्ट आती है और जिस्म को भाई साहब खाने लग जाती है, सन बर्निंग होने लग जाती है। अभी तो वैसे यहाँ पे जो टाइम एक्चुअल टाइम हो रहा है वो रात के शाम के 8 बज चुके हैं, बट आप लोगों के सामने अभी यहाँ पे बिल्कुल साफ़ चिट्टा सफ़ेद जो है वो दिन खड़ा हुआ है, और रात जो है वो काफ़ी लेट जाके होती है। मैं थोड़ा सा अपने रिहाइश से इस साइड पे आया हूँ क्योंकि यहाँ पे शोर कम है। लास्ट वीडियो में आप लोगों को बता रहा था कि यहाँ पे थोड़े छोटे छोटे बीटल्स होते हैं जिनकी आवाज़ आती रहती है दरख्तों से, तो वो वीडियो में डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं। अभी भी आपको आवाज़ आ रही होगी, बट मैं गर्मी के बारे में आपको बता रहा था कि गर्मी यहाँ पे हो चुकी है, बट गर्मी कुछ इस तरह से हुई है कि यहाँ पे सॉरी, मैं रोड के ऊपर खड़ा हुआ हूँ। तो गर्मी कुछ इस तरह की हुई है कि यहाँ पे क्या सीन है कि आपको जो सनलाइट है आपके जिस्म पे डायरेक्ट पड़ती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि सन बर्निंग होने लग जाती है। बट ऐसा केस नहीं है कि यहाँ पे पसीना आने लग जाए। पसीना आ जाए तो भाई साहब जान ही छूट जाती है, लेकिन यहाँ पे पसीना नहीं आता है, दिमाग के ऊपर गर्मी सवार हो जाती है। तो इस वजह से किसी भी बंदे का निकलना यहाँ पे मुश्किल हो जाता है। डायरेक्ट जैसे हीट वेव होती है इस तरह की वेव्स आती हैं तो प्रॉब्लम बन जाती है। तो इसी वजह से फिर आपको समर स्टफ़ पहनना पड़ता है। अच्छा जी, ये पैच बड़ा ही खूबसूरत है। ये वाला रोड के बिल्कुल साथ साथ ये हाईवे जा रहा है इस साइड पे, और इसकी दूसरी साइड पे हमारा घर है, हमारा मकान है, वहाँ पे हम रहते हैं। तो मैं वहाँ से होके इस साइड पे वीडियो बनाने के लिए आया हूँ। इसकी बिल्कुल साथ ही दूसरी साइड पे मकान के हमारा जो अपार्टमेंट है उसके बिल्कुल साथ ही हमारी यूनिवर्सिटी है। और इस साइड पे भाई साहब शाम हो रही है, सूरज डूबने वाला है। अभी नहीं डूबेगा, ये बादल है, बादलों की वजह से आपको ऐसे नज़र आ रहा है। अभी तकरीबन कोई कम से कम इसको 1.25 घंटे लग जाएंगे डूबते डूबते, क्योंकि ये 10 बजे जाके शाम होगी यहाँ पे। वीडियो दूसरी तरफ चली गई है, बट मैं आपको पॉलीटेक्निको दी मिलानो यूनिवर्सिटी के बारे में बता रहा था कि यहाँ पे सिलेक्शन क्राइटेरिया कुछ इस तरह से है कि कैंडिडेट्स की सीवी और उनका जो रिसर्च प्रोजेक्ट है उसके बिहाफ के ऊपर ही जो है वो सिलेक्शन होगी। अच्छा, उसमें क्या होगा कि आपकी सीवी के जो है वो 45 मार्क्स हैं, यानी कि 45 मार्क्स हैं, और आपका जो रिसर्च प्रोजेक्ट है उसके 55 मार्क्स हैं। तो टोटल जो सम इसका बनेगा वो 100 बनेगा। तो 100 में से जिनके मार्क्स 60 होंगे
उनको रैंकिंग लिस्ट के अंदर जो है वो शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। रैंकिंग लिस्ट के अंदर उनको लेके आ जाएगा एवेल्यूएशन के बाद, और हो सकता है कि उनको अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 2 कैंडिडेट्स हैं, उन्होंने सेम पोजीशन पे अप्लाई किया, उनकी 60 मार्क्स हैं, तो फिर वो क्या करेंगे कि आपका इंटरव्यू कंडक्ट कर सकते हैं। सिर्फ इस बिहाफ पे वो इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे, अदर दैन दैट वो आपका इंटरव्यू कंडक्ट नहीं करेंगे। तो इंटरव्यू के अंदर वो आपसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं जो आपने अपनी सीवी के अंदर स्किल्स वगैरह और सब्जेक्ट वगैरह लिखा होगा, तो उसके बारे में वो आपसे पूछ सकते हैं। मज़ीद कॉल की मैं अभी आपके साथ वीडियो शेयर करने वाला हूँ। मुकम्मल कॉल जो है वो स्क्रीन रिकॉर्ड करके मैं आपसे के साथ शेयर करूँगा, तो मज़ीद आपको समझ आ जाएगी। धूप काफ़ी ज़्यादा हो रही है। और एक और मैं बात आपको बताने वाला था कि मैं पिछली अपनी वीडियोज़ में बता रहा था डिफरेंट स्टूडेंट्स को, क्योंकि वो मुझसे पूछ रहे थे कि आपकी अपनी यूनिवर्सिटी में कब एडमिशन होंगे, ओपन होंगे। तो ये साथ ही हमारी यूनिवर्सिटी है, इसके अंदर भाई साहब आज यानी कि 25 जून 2026 को यहाँ पे एडमिशन्स ओपन हो चुके हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं इंशाअल्लाह ताला आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपके साथ अपनी यूनिवर्सिटी की जो कॉल की डिटेल है वो सारी की सारी शेयर कर दूँ। बट सीन कुछ यूँ है कि आने वाले कुछ दिनों के लिए मैं कहीं और जा रहा हूँ, पारमा से दूर जा रहा हूँ, तो मैं भी आपको मेरी जो फॉर्मल व्लॉगिंग की वीडियोज़ होती हैं वो आपको मिलें। बट उसके बाद इंशाअल्लाह ताला मैं पारमा यूनिवर्सिटी की जो है वो कॉल आपके साथ शेयर करूँगा, उसकी डिटेल शेयर करूँगा। मज़ीद मेरी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए अगर आपको किसी भी किस्म की हेल्प की ज़रूरत हो, डॉक्यूमेंट्स को प्रेपरेशन में, आपके प्रोजेक्ट बनाने में, या किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने में, तो मैं इंशाअल्लाह ताला आपको अच्छे तरीके से हेल्प आउट कर दूंगा। बट उसकी डेट काफ़ी दूर है, तो 24-25 जुलाई आई थिंक सो अप्लाई करने की लास्ट डेट, तो मैं उसकी कॉल भी आपके साथ शेयर करूँगा। बट आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ पॉलीटेक्निको दी मिलानो यूनिवर्सिटी की जो कॉल है वो शेयर करने जा रहा हूँ। इसका पहला सेशन था वो मई में आई थिंक सो क्लोज़ हो गया था, बट ये सेकंड सेशन है, इसके अंदर भी आलमोस्ट वही वाली पोजीशंस है, तो आप सब लोग अप्लाई कर सकते हैं। मज़ीद ये कहूँगा कि जिन लोगों की CGPA 3.5 है वो अप्लाई करें, और जिनकी CGPA 3.5 से कम है वो यहाँ पे अप्लाई ना करें, क्योंकि टॉप रैंकिंग की यूनिवर्सिटी है, तो इसमें सिलेक्शन होना मुश्किल हो सकती है। सो रिकमेंड यही करूँगा कि जिनकी CGPA अच्छी है या जिनके मार्क्स अच्छे हैं, जिनके ग्रेड्स अच्छे हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं, और जिनके ग्रेड्स अच्छे नहीं हैं वो अप्लाई इस यूनिवर्सिटी में ना ही करें तो बेहतर है। अच्छा जी, सो शाम आलमोस्ट हो रही है, कुछ होने को बाकी है, बादल आ गए हैं, अल्लाह का शुक्र है, थोड़ी ठंड हो गई है। तो अभी मैं चलता हूँ जी लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ, और आपके साथ सारी की सारी जो डिटेल है वो शेयर करने की कोशिश करता हूँ। जी हम आ जाएंगे अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, और यहाँ पे लिखेंगे कॉल फॉर PhD एप्लीकेशंस पॉलीटेक्निको दी मिलानो। तो पॉलीटेक्निको दी मिलानो की जो मेन वेबसाइट है, सिंपल इज़ दैट, आप इस वेबसाइट को भी ओपन कर सकते हो और आप इस वेबसाइट को भी ओपन कर सकते हो। फर्स्ट कॉल 2026 एंड 2027। सो इसको हमने ओपन कर लिया है, हमारे पास है जी पॉलीटेक्निको दी मिलानो। इसका जो ये लोगो है यूनिवर्सिटी का, 1863 की ये यूनिवर्सिटी है, बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है। फर्स्ट कॉल 2026 एंड 2027 for the 40th cycle is here. So it is written here that first call 42 cycle, the deadline is 1st July 2026, and it will start from the 11th September 2026. The following call for the admission to the doctoral position with a scholarship for specific research topics are open. स्टार्टिंग डेट इज़ 11 सितंबर 2026, यानी कि पॉलीटेक्निको दी मिलानो में जो PhD है वो 11 सितंबर 2026 से स्टार्ट होगी। इन ऑर्डर टू करेक्टली सबमिट द एप्लीकेशन फॉर द एडमिशन टू द कॉल, यू मस्ट फर्स्ट रजिस्टर टू एक्सेस द पॉलीटेक्निको दी मिलानो ऑनलाइन सर्विस बाय फॉलोइंग लिंक। आपने फॉलोइंग लिंक के ऊपर जाके, इस लिंक के ऊपर जाके, ये जो ब्लू ब्लू सा है इसके ऊपर जाके अपने आप को रजिस्टर करना है और अपनी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करनी है। कॉल के सीधा सीधा पॉइंट्स, मेन पॉइंट्स हम देखेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। आफ्टर रजिस्टरिंग यू कैन यूज़ योर पर्सनल कोड एंड पासवर्ड टू एक्सेस द एप्लीकेशन पोर्टल। एप्लीकेशन पोर्टल को आप एक्सेस कर सकते हो।
और उसके बाद लिखा हुआ द एप्लीकेशन फॉर एडमिशन टू द कॉल एंड इट्स accompanying डॉक्यूमेंटेशन मस्ट बी डन एंड सबमिटेड एक्सक्लूसिवली इन इलेक्ट्रॉनिकली format before the deadline of 1st July 2026 according to the Italian timeline at 2 p.m. यानी कि इटली के 2 बजे तक आपने अपनी एप्लीकेशन जो है वो 1 जुलाई 2026 तक अपनी अपलोड कर देनी है, सबमिट कर देनी है। पाकिस्तान के 5 बजे होंगे उस वक्त। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि आप अपनी एप्लीकेशन को प्रायोरिटी बेस पे सबमिट करें। आई मीन टू से कि 1 या 2 दिन पहले, फॉर एग्जांपल अगर 1 जुलाई को ये एंड हो रही है डेट इसकी, तो आप कोशिश करें कि 30 जून तक इसकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट कर दें, क्योंकि सम टाइम पोर्टल के ऊपर ग्लिच आते हैं, फ़ीस पे नहीं होती, तो उस वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। सो आप एक दिन पहले ही अपने सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर दें। अच्छा जी, द लिंक इज़ गिवन हियर इज़ दैट ऑनलाइन सर्विसेज, जो ऊपर लिंक दिया गया था वो वाला ही है ये। एंड एप्लीकेशन फॉर्म्स, एप्लीकेशन फॉर द बांती PhD प्रोग्राम्स, आप इस वेबसाइट के ऊपर जाके अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके अपलोड कर सकते हो। CV का टेम्पलेट दिया हुआ है, रिसर्च प्रपोजल का टेम्पलेट या फॉर्म भी दिया हुआ है, इसको हम बाद में देखते हैं। अच्छा जी, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में CV है, रिसर्च प्रपोजल है और फोटो कॉपी ऑफ द पासपोर्ट ऑफ द आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट। ये 3 डॉक्यूमेंट्स मेन है जो आपने प्रोवाइड करने हैं। इसके साथ साथ अपनी जो डिग्रीज़ हैं, बैचलर्स की, मास्टर्स की, और इसके साथ ट्रांसक्रिप्ट वगैरह या कोई भी सर्टिफिकेट या पब्लिकेशंस हैं तो वो भी आपने अपलोड कर देनी है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन ऑन अ स्पेसिफिक कॉल यू कैन कॉन्टैक्ट द PhD प्रोग्राम डिपार्टमेंट ऑफ द सेक्रेटरी स्पेसिफाइड इन आर्टिकल नंबर 10 ऑफ ईच कॉल। सो चूज़ अ प्रोग्राम, ये PhD प्रोग्राम दिए हुए हैं, इसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। इंजीनियरिंग है, बायो इंजीनियरिंग है, केमिकल है, केमिस्ट्री है, केमिकल इंजीनियरिंग है, डिज़ाइनिंग है, फिजिक्स है, एरोस्पेस इंजीनियरिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग है, मटेरियल्स इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, मैनेजमेंट इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चरल सिस्टमिक एंड जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग है, मैथमेटिक्स एंड इट्स एप्लीकेशंस है। मैथमेटिक्स के डिपार्टमेंट के अंदर भी पोजीशन जो अवेलेबल हैं जी। उसके बाद साइंस टेक्नोलॉजी है, देन एनर्जी एंड न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, अर्बन प्लानिंग, डिज़ाइनिंग एंड पॉलिसी है, ये सब कुछ इसके अंदर आ जाता है। PhD प्रोग्राम इन आर्किटेक्चर। अब ये ऊँचे ऊपर प्रोग्राम दिए हुए हैं सिर्फ, नीचे अब हर प्रोग्राम की सेपरेट कॉल दी हुई है, तो हम किसी भी प्रोग्राम की सेपरेट कॉल जो है वो ओपन करके या सारी की सारी कॉल ही दी होगी। फॉर एग्जांपल ये कॉल है तो कॉल के अंदर सारी की सारी ही चीज़ें बताई होगी, सब के सब जितनी भी एप्लीकेशन आपने सबमिट करनी है उसकी डिटेल्स बताई होगी। तो मैं किसी भी प्रोग्राम के अंदर जो कॉल है वो उसको ओपन कर लेता हूँ। जैसे ही हमने कॉल को ओपन किया, इसके अंदर हम मेन मेन चीज़ें देख लेते हैं। इसके 8 टोटल पेजेस हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि मेन मेन पेजेस को, मेन मेन पॉइंट्स को क्लिक करता जाऊँ। डेडलाइन 1/7/2026 है, 2 बजे तक, ये आपको ऑलरेडी बता दी गई है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इंस्टीट्यूशंस का, बताया गया है कि इंस्टीट्यूशन के अंदर जो स्कॉलरशिप है वो किस बिहाफ पे दिए जाते हैं, कितने सालों की PhD है, और इसके अंदर कौन कौन से प्रोज एंड कॉन्स है, वो चीज़ें सारी बताई गई हैं। इसी पैराग्राफ के अंदर आपने रीड कर लेनी है। रिक्वायरमेंट्स टू द एडमिशन टू रिक्वायरमेंट्स फॉर द एडमिशन टू द कॉल, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हमारे पास होनी चाहिए। सिंपल इज़ दैट, मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो में बता दिया। जिन लोगों ने अपना मास्टर्स कंप्लीट कर लिया वो भी अप्लाई कर सकते हैं, जिनका मास्टर्स ऑन गोइंग है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। शर्त यह है कि जिनका मास्टर्स कंप्लीट हो चुका है उन्होंने यूनिवर्सिटी को डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट देना होता है, जिसकी भी आपके ऊपर यूनिवर्सिटी उसको रिजर्व पोजीशन के ऊपर जो है वो कोई भी PhD पोजीशन अलॉट कर देती है। अच्छा जी, वेयर देयर आर फॉरेन क्वालिफिकेशन, आपके पास फॉरेन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ओनली एप्लीकेंट्स हु मीट द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स में कैन अप्लाई फॉर द कॉल। Must have obtained the master degree Italy or abroad and having the final score out of 110 less than 95, जिनके होंगे, लिखा हुआ है द फाइनल स्कोर नो लोअर देन 95 और 9 और 86 आउट ऑफ 100। मतलब या तो आपकी 100 में से 86% होनी चाहिए, यानी कि 86% आपके नंबर होने चाहिए। इट मीन्स वही बात आ गई है कि आपका 3.5 से अबव CGP होना चाहिए, या फिर आपके 110 में से 95 नंबर होने चाहिए। तो अगर आपका CGP 3.5 से अबव है तो ही आप इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। अदर देन दैट आपके लिए ये यूनिवर्सिटी नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही टॉप रैंकिंग की यूनिवर्सिटी है। अच्छा जी, इसके अंदर आइट्स का भी बताया हुआ है और दूसरे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट्स का भी बताया हुआ है। तो अगर किसी स्टूडेंट के पास आइट्स है तो वो भी अपलोड कर सकते हैं, किसी के पास कैम्ब्रिज का या पियर्सन का, PTE का या टोफल का कोई टेस्ट है तो वो भी अपलोड कर सकता है। ये सारा टेबल आप लोगों ने अच्छे तरीके से देख लेना है। अगर आपके पास कोई भी टेस्ट नहीं है तो आप सिंपल इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हैं यूनिवर्सिटी की वेब पेज के ऊपर। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने अच्छे तरीके से रीड कर लेनी है।
किसी भी इंफॉर्मेशन को आपने मिस नहीं करना है, क्योंकि मैं सारी की सारी इन्फॉर्मेशन एक ही फ़्लो के अंदर सारी रीड नहीं कर सकता क्योंकि टाइम कम है। तो आप लोग खुद भी रीड कर सकते हैं और अपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड कर सकते हैं। अच्छा जी, एप्लीकेशन फॉर द सिलेक्शन प्रोसीजर। इन ऑर्डर टू करेक्टली सबमिट द पीएचडी कॉल एप्लीकेशन यू मस्ट फर्स्ट रजिस्टर इन ऑर्डर टू एक्सेस द पॉलीटेक्निको द मिलानो ऑनलाइन सर्विसेज बाय फॉलोइंग लिंक। इस लिंक के ऊपर जाके आपने एप्लीकेशन सबमिट करनी है। आफ्टर रजिस्टरिंग यू कैन यूज़ योर पर्सनल कोड ब्ला ब्ला ब्ला। ये चीज़ें ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। ऑनलाइन सर्विसेज के अंदर जाना है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, एप्लीकेशन फॉर बांदी पीएचडी प्रोग्राम्स, स्पेसिफिक पीएचडी प्रोग्राम को सिलेक्ट करना है और आपने अपनी एप्लीकेशन जो है वो वहाँ पे जाके कंप्लीट करनी है। द डेडलाइन इज़ फाइनल एंड द सिस्टम विल नॉट एक्सेप्ट एप्लीकेशन क्लोज्ड आफ्टर द डेडलाइन। आफ्टर डेडलाइन आपकी कोई भी एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। इसीलिए कहता हूँ कि प्रायोरिटी के बिहाफ के ऊपर आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट किया करें। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, क्यों नहीं सही से नज़र आ रहा है, और जूम करते हैं। ओके, वबेने। वबेने एक इटली का वर्ड है, इटालियन वर्ड है, जिसका मतलब होता है इट्स ओके। सो वबेने इज सेम लाइक ओके। अच्छा जी, until confirmed the application can be saved and modified by the candidate as many times as required. After the confirmation it can no longer be modified and it can be deleted, and if necessary a new application can be inserted if it before the deadline. It is the candidate's responsibility to verify and correct the conclusion procedure, and complaints regarding the any malfunctions in IT banking system will not be accepted. आपने अपनी एप्लीकेशन जो है वो अच्छे तरीके से सबमिट करनी है। किसी तरह का कोई भी उसमें कन्फ्यूजन हुआ या करेक्शन हुई तो वो स्टूडेंट की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उसको ठीक करने की। अगर आपको लगे कि मेरी एप्लीकेशन ठीक नहीं है तो आप वहाँ से डिलीट करके नई एप्लीकेशन डाल सकते हो। अच्छा जी, यहाँ पे बताया गया है कि आपने अपनी अपनी फ़ीस जब पे करनी है तो बैंकिंग सिस्टम उसका रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। आपने जो तरीक़ाकार बताया है उसी तरीक़ेकार के अकॉर्डिंग ही अपनी फ़ीस पे करनी है। अगले पैरा में यही चीज़ लिखी हुई है। अ नॉन रिफंडेबल कंट्रीब्यूशन ऑफ यूरोज़ 25.82 cents must be payable for each application submitted and must be paid no later than 7/1/2026। यानी कि उसी वक्त जिस टाइम कॉल की डेडलाइन जो है वो क्लोज हो रही है उसी वक्त ही आपने अपनी एप्लीकेशन फ़ीस उससे पहले पहले पे करनी है। उसके बाद आपकी फ़ीस भी अगर आपने पे कर भी दी तो वो कंसिडर नहीं होगी। पेमेंट ऑफ द कंट्रीब्यूशन मस्ट बी मेड थ्रू द पागो पे या पे सिस्टम फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस ऑनलाइन एंड एप्लीकेशन सबमिशन प्रोसीजर। आपने क्या करना है, अपनी एप्लीकेशन कंप्लीट करनी है, सारे डॉक्यूमेंट्स को कंफर्म करना है। एट द एंड आपने अपनी फ़ीस पे जब करनी है तो हमेशा मैं आपको बताता होता हूँ कि आपने या तो अपने अपने कंट्री का यानी कि पाकिस्तान के अंदर जो सादा पीए सादा सादा पे या फिर नया पे का कार्ड होता है, वीज़ा कार्ड या फिर मास्टर कार्ड, आपने वो लगाना है। या फिर आपने क्या करना है कि वहाँ से प्रिंट निकाल के किसी को भी आपने सेंड कर देने हैं। वो क्यूआर कोड स्कैन करके, फॉर एग्जांपल अगर आप मुझे सेंड करते हैं तो मैं क्यूआर कोड स्कैन करके आपकी फ़ीस पे कर सकता हूँ और आप मुझे पाकिस्तानी रुपीज़ में वही फ़ीस जो है वो पे कर सकते हैं। इट्स नॉट अ बिग डील। अच्छा जी, इन द एडमिशन बट यहाँ पे आपने एक बात ध्यान से याद रखनी है कि आपने एक दिन पहले, फॉर एग्जांपल 1 जुलाई है तो आपने 30 जून तक आपने अपनी एप्लीकेशन कंप्लीट करनी है ताकि आपके पोर्टल में कोई ग्लिच ना आए। इन द एप्लीकेशन एडमिशन एप्लीकेशन द कैंडिडेट डिक्लेयर्स अंडर हिज ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी। सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने खुद डिक्लेयर करनी है। नीचे एक टिक मार्क होता है वो आपने ज़रूर मार्क करना है। देयर पर्सनल डाटा ब्ला ब्ला ब्ला, नेशनैलिटी, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, ये सारी की सारी चीज़ें आपने वहाँ पे टिक मार्क करती जानी है। और लिखा हुआ है रेफरेंस रेफरीज के नंबर अप टू 2 नेम्स ऑफ रेफरीज कंप्लीट विद देयर ईमेल एड्रेस एंड टेलीफोन नंबर। अब कुछ डिपार्टमेंट्स होते हैं जिनके अंदर रेफरीज का पूछा गया होता है, यानी कि रेफरेंस लेटर्स का पूछा गया होता है। कुछ डिपार्टमेंट्स होते हैं जिनके अंदर रेफरेंस लेटर का नहीं पूछा जाता। तो ये कैंडिडेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी क्या उसने अपने रेफरीज की ईमेल और उसका टेलीफोन नंबर ज़रूर वहाँ पे लिखना है। उसका नाम भी लिखना है प्रॉपर, और ईमेल एड्रेस कोशिश किया करें कि कोई भी रेफरी की अगर आप दे रहे हैं तो वो आपकी रेफरी की पर्सनल ईमेल एड्रेस ना हो, वो ऑफिशियल ईमेल एड्रेस हो। तो उससे क्या होता है कि वो यूनिवर्सिटी वालों को पता चल जाता है कि ये ऑफिशियल प्रोफेसर है या कोई भी रिसर्चर है, तो वो फिर उस रेफरेंस लेटर के आपको पूरे पूरे मार्क्स देते हैं। सो आपने ये बात कंसीडर कर लेनी है कि वहाँ पे अच्छी तरीके से आपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स मेक श्योर करके अपलोड करने हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट यहाँ पे दी हुई है, इनके अकॉर्डिंग ही आपने अपलोड करने हैं। यू मस्ट इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स अदरवाइज योर एप्लीकेशन विल नॉट बी कंसिडर्ड। सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करने हैं। सर्टिफिकेट प्रोवाइडिंग
their knowledge of English as certified specified in article number of 2 this call. Sorry, मैं पानी पी लूँ यार. A PDF report illustrating the development of a possible PhD project, minimum 4,000 and maximum 8,000 characters excluding bibliography and pictures. उसमें आपकी फिगर्स और बिब्लियोग्राफी यानी कि रेफरेंसेस इंक्लूड नहीं होंगे. उसके अलावा आप मिनिमम 4,000 और मैक्सिमम 8,000 यानी कि 8,000 करेक्टर का कोई भी रिसर्च प्रोजेक्ट इस पोजीशन के अकॉर्डिंग बना के अपलोड कर सकते हैं. उसका वहाँ पे टेम्पलेट दिया हुआ है. आप वहाँ से उसी टेम्पलेट के अकॉर्डिंग उसमें सारी की सारी इन्फॉर्मेशन पुट करके अपलोड करेंगे. फ़ाइल 3 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, PDF होनी चाहिए. आपका रिसर्च प्रोजेक्ट जो है वो अलाइन करना चाहिए किसी भी रिसर्च एरिया के साथ. ये चीज़ इस पैराग्राफ में बताई गई है. अच्छा जी, करिकुलम विटाई इन द PDF फॉर्मेट, वही CV आपने अपलोड करनी है, वो हम जाके देख लेते हैं. PDF डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू ऑल ऑफ द यूनिवर्सिटी क्वालिफिकेशन अवार्डेड टू बी अवार्डेड, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करने हैं. कॉपी ऑफ द इटालियन टैक्स कोड. इटालियन टैक्स कोड जैसे ही आप रजिस्टर करेंगे आपको इटालियन टैक्स कोड वो खुद ब खुद जनरेट कर देंगे. जैसे ही आप पोर्टल यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे रजिस्टर करते हैं तो आपके पास कोडिची फिस्काले या इटालियन टैक्स कोड आता है. उसकी आपने स्क्रीनशॉट लेके या PDF बना के वो भी आपने अपलोड करनी है. अ डॉक्यूमेंट सबमिटेड मस्ट बी इन इंग्लिश एंड इटालियन, आपने इंग्लिश में या फिर इटालियन में अपलोड करने हैं. Admission at the administrator reserved right to any stage during the procedure and even after the commencement of PhD courses to perform checks the accuracy of the declaration submitted and request that original documents be provided. Therefore, it may be at any time for justified reason exclude candidates from the selection who do not meet their requirements set out this call. आपने सारी की सारी इन्फॉर्मेशन करेक्टली प्रोवाइड करनी है. ये ना हो कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स दिए होती हैं उनके अंदर कोई प्रॉब्लम हो तो आपको PhD कोर्स के कमेंसमेंट के बाद भी वहाँ से एक्सक्लूड किया जा सकता है. अच्छा जी, यहाँ पे एक बहुत ही ख़तरनाक पैराग्राफ दिया हुआ है. द यूज़ ऑफ राइटिंग टूल्स बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट मीन द चैट GPT मस्ट ऑलवेज बी explicitly declared and must be limited to the corrections text written entirely by the candidate. The use of such tools to generate the original text in whole or in its parts is not permitted. The selection committee reserve right to use all of those tools available to the verify the documents submitted by the candidate and have not been generated in whole or in a part of the artificial intelligence. अच्छा जी, ये बात हमेशा मैं आपको बताता रहता हूँ कि आपने चैट GPT को यूज़ करना है, लेकिन ऐसे नहीं करना कि कोई भी रिसर्च प्रोजेक्ट की पोजीशन दी, टाइटल दिया और उसको कहा मुझे रिसर्च प्रोजेक्ट बना दो और आप उसको एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर दो. नो, वो इसी वजह से आपका रिसर्च प्रोजेक्ट या तो रिजेक्ट कर देते हैं या फिर उसमें से आपको नंबर मिनिमम देते हैं. तो आपने अपना पर्सनल स्किल्स उसके अंदर ज़रूर दिखानी है, उसको ह्यूमिलाइज करना है, उसके अंदर चीज़ें जो है आपने सेट आउट करनी है. चैट GPT का इम्पैक्ट ख़त्म करना है. कोई भी इमेज जो है वो आपने चैट GPT से बनवा के नहीं लगानी है. अगर लगानी भी है तो इमेज के ऊपर जो लेबल्स होते हैं, लेबलिंग होती है, वो बिल्कुल टेक्स्ट जो है वो आपके ओरिजिनल टेक्स्ट यानी कि बॉडी टेक्स्ट के साथ मैच करना चाहिए. कोशिश करें कि इमेज या कोई ग्राफ या कोई स्कीम आप खुद बनाएं, वो खुद ही आप रिसर्च प्रोजेक्ट के अंदर लगाएं, चैट GPT से ना बनवाएं. बट चैट GPT से अगर बनवाते हैं तो उसको मॉडिफाई ज़रूर कर लें. ये एक फ़र्स्ट टाइम मैंने ये चीज़ रीड की है किसी भी कॉल के अंदर. बाकी कॉल्स के अंदर ये चीज़ नहीं लिखी होती, बट आप लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो सकती है क्योंकि आप लोग गाहे बगाहे यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते रहते हो. सो यही सीन होता है कि आपकी चैट GPT जो है उसको अच्छे तरीके से जो है वो चेक किया जाता है. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. एडमिशन बोर्ड्स है जी, डिफरेंट बोर्ड्स के ऊपर एडमिशन कमेटी जो मुश्तमिल होगी और आपके डॉक्यूमेंट्स को वैल्यूएट करेगी जो आपका इंटरव्यू लेगी. एडमिशन असेसमेंट क्राइटेरिया यहाँ पे बताया गया. द एप्लीकेंट्स डली रजिस्टर्ड फॉर द कॉल विल बी एडमिटेड टू PhD प्रोग्राम आफ्टर द सिलेक्शन कमिटीज असेसमेंट फॉर एलिजिबिलिटी एंड सब्जेक्ट टू द नंबर ऑफ पोजीशंस अवेलेबल. अच्छा जी, असेसमेंट आपकी होगी, उसी के अकॉर्डिंगली ही आपको जो है वो रैंकिंग लिस्ट में लेके आया जाएगा. अच्छा जी, CV करिकुलम विटाई CV के आपके 45 नंबर होंगे. द एडमिशन बोर्ड विल एक्सेस ईच एप्लीकेशन गिवन ईच अ मार्क आउट ऑफ 100. आउट ऑफ 100 में से आपको मार्क्स दिए जाएंगे. CV के आपके 45 नंबर होंगे. रिसर्च प्रपोजल डिस्क्राइबिंग द डेवलपमेंट ऑफ अ पॉसिबल
PhD research project with the given topic of the research applied for maximum 55 points। 45 नंबर आपकी CV के और 55 नंबर आपके रिसर्च प्रपोजल के होंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रिसर्च प्रपोजल और CV ये दोनों कितने इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। अगर आपके ये दोनों अच्छे तरीके से बने होंगे तो आपको हो सकता है पूरे पूरे मार्क्स मिल जाएं। बाकी के जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो मैंडेटरी तो होंगे लेकिन वो एवेल्यूएशन के का पार्ट नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल आपकी डिग्रीज हैं, आपके जो सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं, बट उसमें CV और आपका रिसर्च प्रपोजल बहुत ज़्यादा मैटर करता है। द बोर्ड विल एवेल्युएट suitable फॉर कैंडिडेट्स इफ अचीव total score of at least 60 out of 100 points the research topic is evaluated suitable by the commission। आपने से 100 में से अगर 60 नंबर ले लिए, 60 मार्क्स ले लिए, तो फिर आपको रैंकिंग लिस्ट के लिए वो शॉर्ट लिस्ट कर लेंगे। द बोर्ड में कॉन्टैक्ट कैंडिडेट्स फॉर एन इंटरव्यू टू इन्वेस्टिगेट द मटेरियल सबमिटेड दैट द इंटरव्यू डज नॉट इन्वॉल्व द एडिशनल पॉइंट्स। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इंटरव्यू का ऐसा बताया नहीं गया है कि आपके इंटरव्यू की बिहाफ पे भी इवैल्यूएशन होगी। बस ये बताया गया है कि अगर आप ये दोनों चीज़ें अपलोड करते हो, अपना रिसर्च प्रोजेक्ट और आप अपनी CV, तो उनको लगता है कि 3-4 कैंडिडेट्स एक ही पोजीशन पे आ रहे हैं, तो वो क्या करेंगे कि किसी भी कैंडिडेट को वो इंटरव्यू के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं और उससे इंटरव्यू ले सकते हैं और उससे उससे सारी की सारी चीज़ें जो उसने CV में लिखी होंगी और रिसर्च प्रोजेक्ट में लिखी होंगी वो उससे पूछ सकते हैं। तो ये उसको फिर पर्सनली जो है वो मेंटली जो है उसको रेडी होके रहना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये चीज़ बताई गई कि इस यूनिवर्सिटी के अंदर स्पेसिफिक इंटरव्यू नहीं होगा या उसका कोई एवेल्यूएशन नहीं होगी, जस्ट आपकी ये जो 2 डॉक्यूमेंट्स है इसको चेकआउट करने के लिए वो आपसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फार्मूलेशन ऑफ द रैंकिंग्स। अब रैंकिंग जो है वो यानी कि आपकी जो लिस्टें हैं, जितने भी कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया हुआ, द रैंकिंग विल बी पब्लिश्ड स्टार्टिंग फ्रॉम द 21 जुलाई 2026 ऑन द वेब पेज दिस वेब पेज। इस वेब पेज के ऊपर आपकी सारी की सारी मेरिट लिस्ट या फिर शॉर्ट रैंकिंग लिस्ट जो है वो अपलोड कर दी जाएंगी। ऑब्लिगेशन आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ द रैंकिंग्स। रैंकिंग की पब्लिकेशन के बाद आपका ऑब्लिगेशन होगा, या आपने रीड कर लेना है कि आपके ऊपर क्या क्या चीज़ें जो है वो लागू होती हैं, फिर उसी को आपने फॉलो करके आगे चलना है। The withdrawal of the PhD scholarship is irrevocable। अच्छा जी, द फेलियर टू comply with the requirements and deadlines will result in the irrevocable loss of the right to the scholarship and the place offered, and the admission will be considered null and void। अच्छा जी, आपने अगर रीटेक कर लिया अपनी एप्लीकेशन तो फिर आपको दोबारा से वो नहीं कहेंगे कि आप आ जाएं जनाब, वो किसी और को एडमिशन दे देंगे। अच्छा, ये सारी की सारी चीज़ें आपने अच्छे तरीके से रीड आउट कर लेनी है। इनरोलमेंट का बताया गया, अगर आप सक्सेसफुल हो जाते हैं अपनी पूरी वैल्यूएशन में तो फिर इनरोलमेंट का बताया गया है। ये बाद की बातें मैं हर कॉल में बताता होता हूँ कि इनरोलमेंट का जो प्रोसीजर होगा वो किसी स्टूडेंट की अगर करेंगे क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, क्योंकि एडमिशन की एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करना एक अलग चीज़ है और इनरोलमेंट के लिए आपकी एप्लीकेशन अगर सक्सेसफुल हो जाती है तो उसके लिए अप्लाई करना एक अलग चीज़ है। फिर उसके आगे वीज़ा आ जाते हैं, सारी चीज़ें आ जाती हैं, सेक्शंस और सारी सारी आपकी अराइवल वगैरह आ जाता है, पर्सनल कॉन्टैक्ट, सुपरवाइज़र कॉन्टैक्ट आ जाता है। तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर दी हुई हैं, ये बात की बातें हैं। सो डाउन टू दिस ऐसा क्या लिखा हुआ है। अच्छा जी, अटैचमेंट मिनिमम एवरेज स्कोर इन एग्जाम्स फॉर क्वालिफिकेशन ऑब्टेन अब्रॉड। बांग्लादेश के लिए 3.3 आउट ऑफ 4 है उनके अकॉर्डिंग टू CGPA। चाइना 70, कोलंबिया 3.5, यूरोपियन कंट्रीज C+, जैसे इंग्लैंड है उसके अंदर डिफरेंट स्टेट्स आ जाती हैं तो उनका C+ आपके पास एटलीस्ट होना चाहिए। इजिप्ट 65, एथोपिया 3, घाना 65, इंडिया 70 आउट ऑफ 100, इंडोनेशिया 2.5, ईरान 14.5 आउट ऑफ 20, नाइजीरिया 3/5, पाकिस्तान 3.3/4, सर्बिया 7.5, टर्की 3/4, वियतनाम 7/10। अब यहाँ पे मैं बात करूँगा पाकिस्तान की। पाकिस्तान का लिखा हुआ है 3.3/4, यानी कि जिस स्टूडेंट की CGPA 3.3 होगी वो अप्लाई तो कर सकता है, लेकिन जिसकी CGPA 3.3 से एक पॉइंट भी कम होगी उसकी एप्लीकेशन ही नहीं कंसिडर की जाएगी। बट यहाँ पे 3.3 कोई इतनी अच्छी CGPA नहीं बताई गई है। उनके अगर क्राइटेरिया को देखा जाए तो आउट ऑफ 100 अगर आपके 86 मार्क्स हैं तो 3.3 के 86 नहीं बनते हैं। इट मीन्स कि अगर आपकी CGPA
3.5 से अबव होगी तो फिर ही आप आउट ऑफ 186 पे आओगे और आपको वो रैंकिंग लिस्ट में लेके आएंगे। तो 3.3 पे आप अप्लाई तो कर सकते हैं, बट आप रैंकिंग लिस्ट में नहीं आओगे। सो आपकी सीजीपी 3.5 होनी चाहिए। अदर देन दैट अगर आप पैसे अपने पे करेंगे तो वो ज़ाया ही जाएंगे। फिर भी आपका अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कॉल के अंदर रीड कर सकते हैं। मैं ये वाला लिंक जो है वो कॉल का वहाँ पे अपनी वीडियो में लगा दूंगा। सो अभी हम चलते हैं जी। यहाँ पे एक और चीज़ थी, क्या मैं देख रहा था, लेट्स मूव अप। सीवी टेम्पलेट। सीवी टेम्पलेट के अंदर क्या चीज़ बताई गई है, लेट्स गो इनसाइड इट। हो जा ओपन, ओपन हो जा। सीवी का टेम्पलेट अभी ओपन हो जाता है। तो आपने यूरोपास वाली सीवी यूज़ नहीं करनी है। यहाँ पे जो टेम्पलेट बताया गया है सीवी का आपने यही यूज़ करना है। आप अपनी तरफ से सीवी का टेम्पलेट यूज़ नहीं कर सकते हैं। ओपन हो जा भाई। अच्छा जी, यहाँ पे आपने अपनी एक पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो लगानी है। अच्छा जी, सारी चीज़ मैं रीड नहीं कर सकता हूँ क्योंकि वीडियो का टाइम एंड होने वाला है। तो सीवी का टेम्पलेट सिंपल इज़ दैट यही दिया गया है। आपने इसी टेम्पलेट के अंदर अपनी सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो इंसर्ट करनी है। कोई भी चीज़ ना आपने यहाँ पे मिस नहीं करनी है। आप अपनी तरफ से भी कोई ना कोई चीज़ ऐड कर सकते हो। जैसे यहाँ पे टाइटल बताया गया थीसिस का, तो वो आपने ऐड करना है। समरी बताई गई है, आपने यहाँ पे अपना एब्स्ट्रैक्ट जो है वो अपलोड कर देना है। सुपरवाइज़र का नाम बताना है, लैंग्वेज किस लैंग्वेज में था, इंग्लिश में था। ये सारे सेक्शन बताया गया है। एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग का बताया गया है। पब्लिकेशंस आपके पास हों तो वो आप ऐड कर सकते हैं। भाई साहब, सीवी के 45 मार्क्स हैं, तो सीवी के अंदर आपने कोई कसर ऐसी नहीं छोड़नी है कि जिसकी वजह से आप शॉर्ट लिस्ट ना हो सकें। सारी की सारी स्किल्स आपने यहाँ पे अपडेट करनी है और कोई भी चीज़ आपने छोड़नी नहीं है। तो सीवी बनाते वक्त आपको टाइम लग सकता है। जिन लोगों ने अप्लाई करना है वो कोशिश करें कि प्रायर टू द डेट अपनी सीवी कंप्लीट करें, सारे पार्ट्स इसके मुकम्मल कंप्लीट करें, अच्छे वाली सीवी बनाएं और अपलोड करें ताकि आपको 45 में से 45 मार्क्स ही मिलें, इससे कम ना मिले, क्योंकि सारा टेम्पलेट उन्होंने दिया हुआ है। इसी तरह ये रिसर्च प्रपोजल का फॉर्म आ गया। अल्लाह करे ये जल्दी ओपन हो जाए। चूँकि वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, स्क्रीन रिकॉर्ड हो रही है, तो लैपटॉप थोड़ा हो रहा है स्लो। इस वजह से इस डॉक्यूमेंट को भी ओपन होते हुए वक्त लग सकता है। सो इसके बाद मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो क्लोज़ कर दूँ, क्योंकि वीडियो हो रही है लंबी। जैसे जैसे वीडियो लंबी होती जाती है तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी स्लो हो, सॉरी, स्क्रीन का चलना भी स्लो हो जाता है। प्रोसेसर इसका जो है वो काम करना छोड़ देता है। अच्छा जी, यहाँ पे आपके रिसर्च प्रपोजल का टेम्पलेट दिया गया है। कंपटीशन फॉर द एडमिशन पीएचडी, नेम ऑफ द प्रोग्राम आपने यहाँ पे लिखना है। सारी की सारी फाइल जो है वो आपने पीडीएफ में अपलोड करनी है। लिमिट इसकी 3 MB है, इससे ऊपर नहीं होनी चाहिए। नेम, सर नेम, एरिया आपने अपना रिसर्च एरिया यहाँ पे मेंशन करना है कि कौन से वाले एरिया में आप अप्लाई कर रहे हैं। टाइटल यहाँ पे फिर दोबारा लिखना है। समरी ऑफ द रिसर्च प्रोजेक्ट आपने यहाँ पे लिखनी है, यानी कि उसका एब्स्ट्रैक्ट लिखना है। ये सारी चीज़ इसके अंदर डिटेल में बताई हुई है। 500 कैरेक्टर्स होने चाहिए। प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन बताई हुई है कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आपने ऐड करनी है। ये सारी चीज़ यहाँ पे आपने मेंशन करनी है। कोई स्पेसिफाइड इतनी चीज़ें नहीं है कि आप के लिए मुश्किल हो जाए। सारी की सारी चीज़ें बताई गई हैं। मोटिवेशंस, क्यों आप अप्लाई कर रहे हैं या कर रही हैं। 2000 कैरेक्टर से ये ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपने इस रिसर्च प्रोजेक्ट के अंदर ऐड करनी है। अच्छा जी, मेरे ख्याल में अब आपको समझ आ गई होगी। मज़ीद आपने इस वेबसाइट के ऊपर जाना है। इस वेबसाइट का लिंक भी मैं लगा दूंगा। तो आपने सारी इन्फॉर्मेशन अपने रिसर्च अपने सॉरी किसी भी प्रोग्राम के अकॉर्डिंगली रीड कर लेनी है और फिर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करके अपलोड करने हैं। सो आई होप सो कि आप लोगों को सारी की सारी जो मैंने स्क्रीन रिकॉर्ड की थी उसकी समझ आ गई होगी। अगर मज़ीद आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं इंशाअल्लाह ताला कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे तरीके से उसका जवाब दे सकूँ। अगर किसी को फ़ीस पे करने में प्रॉब्लम हो तो वो डायरेक्टली मुझसे रब्ता कर सकता है। मैंने अपना डिस्क्रिप्शन के अंदर अपनी ईमेल का लिंक, अपनी ईमेल दे दी हुई है, तो आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगा कि आपकी फ़ी का प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट आउट कर सकूँ। सो वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। इंशाअल्लाह ताला मैंने नेक्स्ट डेज़ में, यानी कि इसी वीकेंड पे मैंने जाना है किसी और सिटी में, तो इंशाअल्लाह ताला कोशिश करूँगा कि वहाँ की वीडियोज़ भी आपके साथ शेयर करूँ।
सो इंशाअल्लाह ताला दोबारा फिर नई वीडियो में मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।